हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मजदूरी तथा रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत यानी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मजदूरी और रोजगार का ये जो क्लासिकल सिद्धांत है ये क्या है, किस तरह से है, इसको किस तरह से प्रस्तुत किया इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि किस तरह से है ये मजदूरी और रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि रोजगार तथा मजदूरी का जो ये क्लासिकल सिद्धांत है ये क्या और किस तरह से है। क्लासिकल आर्थिक सिद्धांत 1930 से पहले एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मिल द्वारा ये विकसित किया गया और इसके बाद मार्शल और पिग्बू ने इसे आगे बढ़ाया। तो जो ये क्लासिकल सिद्धांत है ये एडम स्मिथ, जो रिकार्डो है और मिल है, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया और बाद में इसे मार्शल और पिग्बू ने इसे आगे विकसित किया। तो जो ये सिद्धांत है ये सिद्धांत किस तरह से न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित है कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति द्वारा वो कार्य करती है, मांग और आपूर्ति के द्वारा ही वो संचालित होती है। उसमें सरकार का किसी भी तरह का वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मांग और आपूर्ति और जो प्रतिस्पर्धा है लोगों के बीच, फर्मों के बीच, वो उनके द्वारा ही ये संचालित होती है अर्थव्यवस्था। जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा वो स्वयं संचालित होती है, जिसमें सरकार का किसी भी तरह का किसी भी स्तर पर वो हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्लासिकल अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझते हैं। दूसरा, अदृश्य हाथ। एडम स्मिथ का मानना है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के संचालन में एक अदृश्य हाथ काम करता है। अदृश्य हाथ की इन्होंने एक संकल्पना दी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा इस तरह से संचालित होती है जो हर किसी सिचुएशन को इस तरह से समायोजित करती है जो एक तरह से अदृश्य हाथ के रूप में वो कार्य करती है। ऐसी शक्ति विद्यमान है, वो एडम स्मिथ कहते हैं, वो ऐसी शक्ति है जो एक अदृश्य हाथ की तरह वो काम करती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो इस तरह से ये अदृश्य हाथ की जो संकल्पना है वो एडम स्मिथ देते हैं कि इसमें किस तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति के द्वारा ये संचालित होती है और ये एक तरह से अदृश्य हाथ के रूप में काम करती है। और तीसरा, कीमतों और मजदूरी में लचीलापन। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि मजदूरी और कीमतें वो स्वतः समायोजित होती है। यदि बाजार में बेरोजगारी बढ़ती है तो मजदूरी कम हो जाएगी, जिससे कि कंपनियां अधिक लोगों को वो काम पे रखेगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यानी कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि मजदूरी और कीमतें अपने आप वो समायोजित होती है। अगर बेरोजगारी बढ़ भी जाती है तो मजदूरी कम होगी। मजदूरी कम होगी तो जो उत्पादक है, जो कंपनियां हैं, उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा। प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा तो वो और अधिक लोगों को वो काम पर रख सकते हैं, जिससे कि वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कीमतें इतनी नहीं गिरती है जितनी की मजदूरी दरें गिरती है, तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस इतना नहीं गिरता है जितने की जो वेजेस है वो गिरते हैं। वेजेस ज़्यादा गिरते हैं, जो प्राइस है वो कम गिरते हैं, मामूली गिरते हैं, जिससे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है उन्हें प्रॉफिट के रूप में होता है, जिससे कि वो उद्यमी और अधिक लोगों को वो रोजगार पर लगाते हैं, क्योंकि उद्यमी को पहले से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से कीमतों और मजदूरियों के लचीलेपन की संकल्पना भी इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने दी। और अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा।
क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस तरह से संसाधनों का बड़े बेहतर तरीके से, उत्तम तरीके से उपयोग होता है, जिससे समाज का अधिकतम कल्याण हो पाता है। अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के चलते यहाँ पर साधनों का और बेहतर तरीके से प्रयोग होता है, उपयोग होता है। और पांचवा है जेबीसी का नियम। जेबीसी के नियम के अनुसार आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। जेबीसी ये कहते हैं कि, जो कि एक क्लासिकल अर्थशास्त्री है, ये कहते हैं कि जब उत्पादन हो जाएगा तो वो उत्पादन अपनी डिमांड खुद वो उत्पन्न करता है। यानी कि ये कहते हैं कि उत्पादन जब हो गया, पूर्ति जब हो गई, अब ये पूर्ति खुद वो इसके लिए डिमांड क्रिएट करेगा। उत्पादन करने से लोगों को आय मिलती है, यानी कि जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन में जो कार्य कर रहे हैं, उनको आय मिलती है, जिससे वे अन्य वस्तु और सेवाओं पर वो खर्च करेंगे, जिससे कि मांग उत्पन्न हो जाएगी और जो उत्पादन किया गया है वो बिक ही जाएगा। तो जेबीसी ये कहते हैं, नियम के अनुसार सदा ही कुल व्यय इतना जरूर रहेगा जिससे कि सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। जब पूर्ण रोजगार प्राप्त है तो वो लोग डिमांड करेंगे, जो उत्पादन हुआ है वो बिक जाएगा। तो क्लासिकल सिद्धांत में समस्त आय व्यय हो जाता है, यानी कि जो समस्त आय है वो व्यय हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो जो उत्पादित किया गया सामान है, जो पैदावार हुई है, वो बिक जाएगा। तो किस तरह से यहाँ पर कुछ उपभोग के लिए तथा कुछ बचत जिसे निवेश कर दिया जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उत्पादन कार्य में, उसके पास आय है तो वो व्यय करेगा। व्यय में किस तरह से वो कुछ वो उपभोग में करेगा, कुछ वो बचत करेगा, जो बचत करेगा वो निवेश किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बचत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो आय है, एक तो वो उपभोग में जाएगी, दूसरा वो निवेश में जाएगी, वो बचत नहीं करेगा। तो इससे क्या है, इससे अतिरिक्त उत्पादन नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे जेबीसी ये कहते हैं कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है। एक बार उत्पादन कर दो तो वो बिक ही जाएगा, अतिरिक्त उत्पादन नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये जेबीसी है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल प्रणाली में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण किस तरह से होता है। किस तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन और रोजगार का निर्धारण किस तरह से होता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण उत्पादन फलन और श्रम की मांग और आपूर्ति के संतुलन से होता है। ये कहते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्री कि किस तरह से आय और रोजगार का निर्धारण उत्पादन फलन और श्रम की मांग और आपूर्ति के संतुलन की वजह से होता है, और उद्योग द्वारा उत्पादित पदार्थों की मांग और पूर्ति वक्रों द्वारा कीमतों का निर्धारण प्रदर्शित किया जाता है। और क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार जब लोगों की बचतें बढ़ती है तो ऐसे में क्या होता है, ब्याज दर घट जाती है, और ब्याज दर घटने से निवेश की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार निवेश बढ़ी हुई बचतों के बराबर हो जाता है। यानी कि यहां पर क्लासिकल सिद्धांत में यह बताया गया है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जब बचतें बढ़ती है, यानी कि लोगों के पास पैसा जो बचा हुआ है वो बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, ब्याज दर घट जाएगी। ब्याज दर घटने से किस तरह से निवेश के लिए मांग बढ़ जाती है, वो क्यों, क्योंकि जब सस्ती दरों पर लोगों को पैसा मिलेगा तो अधिक डिमांड करेंगे पैसे के लिए और निवेश करेंगे, निवेश बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार निवेश बढ़ी हुई बचतों के बराबर हो जाता है। जो बढ़ी हुई बचतें हैं उसके बराबर निवेश होता है। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार निवेश और बचत बराबर होती है। ऐसे में कुल मांग कुल पूर्ति भी समान हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिससे ना अधिशेष उत्पादन, ना ही अधिक मांग और ना ही बेरोजगारी होती है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री
वो किस तरह से ये बताते हैं कि निवेश और बचत ये दोनों बराबर होते हैं। जितना आप बचत करेंगे उतना निवेश हो जाएगा। तो ऐसे में ना तो आपका अधिशेष उत्पन्न होगा और ना ही अधिक डिमांड होगी, ना ही बेरोजगारी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक बराबर है। तो इस तरह से ये जो मजदूरी और रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत है, ये इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इस रूप में बताया और इस माध्यम से इस तरह से कहा कि किस तरह से यहाँ पर अतिरिक्त ना तो उत्पादन होगा, ना ही अतिरिक्त डिमांड होगी और ना ही बेरोजगारी होगी। तो इस तरह से ये मजदूरी तथा रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।